डिटेल्स में समझना है, नोट्स बना के हेवी कॉपी नहीं बनाना, जबकि मैं नोट्स दूंगा यहाँ पर, लेकिन नोट्स किस लिए, इसलिए नहीं कि एग्जाम में आएगा, इसलिए कि उसको पढ़ने से आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं थोड़ा बहुत हम लोग स्प्रिंग के बारे में जो चीज जानते हैं उसको देखते हैं। पहले स्प्रिंग के बारे में एक दो पॉइंट बता दें। कोई स्प्रिंग के साथ अगर कोई छेड़खानी नहीं करोगे, यू आर नॉट स्ट्रेचिंग इट, नॉट एलोंगेटिंग, नॉट यू आर कंप्रेसिंग, तो स्प्रिंग का एक अपना लेंथ रहेगा। कोई स्प्रिंग टेबल पे पड़ा हुआ है, अपना एक लेंथ, दैट इज कॉल्ड रिलैक्स्ड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। क्या कहते हैं? रिलैक्स्ड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड, तो उस लेंथ को कहते हैं नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। क्या कहते हैं उसको? नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब अगर स्प्रिंग को अपना नेचुरल लेंथ से आप कम करने की कोशिश करोगे, मान लो कोई स्प्रिंग को टेबल पर रखे, इसका लेंथ इतना हुआ, अगर इसको आप इसको लेंथ को कम करने की कोशिश करोगे, वो वापस ढकेलेगा और ओरिजिनल लेंथ में जाने की कोशिश करेगा। खींच के लंबा करने की कोशिश करोगे, वो आपको वापस खींचेगा, वापस आने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब हुआ, जब भी हम किसी एक स्प्रिंग को डिफॉर्म करते हैं, डिफॉर्म करते हैं मतलब या तो एलोंगेट करते हैं या फिर कंप्रेस करते हैं, दोनों ही केस में उसमें एक फोर्स डेवलप होता है, जो फोर्स इसको खींच के अपना ओरिजिनल लेंथ में, नेचुरल लेंथ में लाने की कोशिश करता है। As this force is trying to restore its original shape, it is called restoring force or spring force। ठीक है, तो लिखते हैं इसको हम लोग। तो आज हमारे साथ दो नए बच्चे हैं, उनको हमारा क्लास का वसूल थोड़ा मालूम नहीं है। मेरे क्लास में आपको करना क्या होता है? कुछ नहीं लिखना होता है, चुपचाप बैठ के देखना होता है। एवरी टाइम आई फिनिश द बोर्ड, मैं क्या करता हूं, इसका फोटो उठा के भेज देता हूं। ठीक है, फिर उसको बाद में आप नोट्स बनाओगे। पहला चीज जो हम लोग देखेंगे कि whenever a spring is deformed, डिफॉर्म का मतलब हुआ आइदर एलोंगेटेड और कंप्रेस्ड। Whenever a spring is deformed, means either elongated or compressed, it develops a restoring force, to restore its natural length। ये अपना नेचुरल लेंथ को आने की कोशिश करता है। ये चीज सबको मालूम है, कोई नई चीज तो है नहीं। Everyone has got this experience. Tries to restore its natural length। पॉइंट नंबर 2। अब आप देखोगे, सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक स्प्रिंग है और ये उसका नेचुरल लेंथ है, मतलब इसके साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे तो ये इतना ही लंबा रहेगा। I'll say this is the natural length of the spring। यहाँ पर एक स्प्रिंग रखा गया है, एक ब्लॉक रखा गया है। अच्छा, दूसरा हुआ कि सेम स्प्रिंग को मान लो कि हम क्या किए हैं, कुछ ऐसा किए हैं कि एक ब्लॉक को खींच के थोड़ा दूर तक ले लिए। सपोज यू मूव द ब्लॉक टू दिस पोजीशन। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? स्प्रिंग में एलोंगेशन हो गया। अब कितना एलोंगेशन हो गया है? उसका नेचुरल लेंथ यहाँ तक था, इससे इतना ज्यादा एलोंगेशन हो गया। अब उसका लेंथ को बढ़ा दिया गया है, कितना? बाय दिस अमाउंट। ठीक है, इधर को। और थिंक ऑफ अनदर केस वेयर द ब्लॉक इज pushed towards the support of the wall and now the spring is compressed। तीनों केस में देखिए, तीनों केस में हुआ क्या है? ये था आपका जो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ, दिस वाज द नेचुरल लेंथ। इस केस में स्प्रिंग ज्यादा लंबा हो गया, इस केस में स्प्रिंग को हम कंप्रेस कर दिए हैं, इस केस में स्प्रिंग को हम कंप्रेस कर दिए। अब देखो, ये स्प्रिंग ये ब्लॉक को क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। कैसा फोर्स? खींचने वाला फोर्स, मतलब द स्प्रिंग इज पुलिंग
तो इसमें जो स्प्रिंग का जो फोर्स बना, जिसको आप स्प्रिंग फोर्स कहो या रिस्टोरिंग फोर्स कहो, वो इस डायरेक्शन में हुआ। इस केस में क्या हुआ देखो, तो इस केस में जैसे आप ब्लॉक को इधर प्रेस करके रखे हो और जैसे ही आप छोड़ दोगे, देखोगे स्प्रिंग इसको वापस ढकेल रहा है, मतलब स्प्रिंग फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। तो दोनों में कॉमन चीज क्या नोटिस हुआ, जब हम इसको कुछ डिफॉर्मेशन दिए इधर को, स्प्रिंग फोर्स इधर को हुआ, जब हम इधर को दिए डिफॉर्मेशन, ये इधर को हुआ। मतलब अगर इसका डिफॉर्मेशन और जो आपका चेंज इन पोजीशन हुआ स्प्रिंग का, चेंज इन लेंथ हुआ स्प्रिंग का, उसको एक्स कहेंगे। इस केस में एलोंगेशन हुआ है इस डायरेक्शन में, एक्स इज इन दिस डायरेक्शन। इस केस में कंप्रेशन हुआ है, एक्स इज इन दिस डायरेक्शन एंड द स्प्रिंग फोर्स इज ऑपोजिट टू एक्स। क्या देख रहे हैं, स्प्रिंग को हम जैसे डिफॉर्म करेंगे, जिस डायरेक्शन में डिफॉर्म करेंगे, उसका उल्टा डायरेक्शन में फोर्स डेवलप होता है। तो उसी चीज को थोड़ा नोट करेंगे यहां पर। द रिस्टोरिंग फोर्स इज, और दूसरी चीज नोटिस करोगे, अगर ये ब्लॉक को आप थोड़ा सा खींचे होते, थोड़े से, तो स्प्रिंग आपको धीरे से वापस खींचेगा। ब्लॉक को अगर आप ज्यादा खींचोगे, स्प्रिंग आपको जोर से वापस खींचेगा। मतलब जितना ज्यादा एलोंगेशन उतना ज्यादा फोर्स, जितना कम एलोंगेशन उतना कम फोर्स, है ना। इसका मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स है इज ऑलवेज opposite to and proportional to the deformation। ठीक है, स्प्रिंग में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको प्रोपोर्शनल और अपोजिट, प्रोपोर्शनल भी है अपोजिट भी है। वेक्टोरियल लिखेंगे तो जो स्प्रिंग फोर्स हुआ that is proportional and opposite to x। ऑपोजिट कैसे इंडिकेट होगा, बाय ये माइनस साइन, मतलब x का जो डायरेक्शन होगा fs का उल्टा डायरेक्शन होगा। इसमें x क्या है, x इज डिफॉर्मेशन, मतलब हो सकता है कि कंप्रेशन, हो सकता है कि एलोंगेशन। व्हाट डज द नेगेटिव साइन इंडिकेट, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स स्प्रिंग फोर्स इज ऑपोजिट टू x। अगर आप इधर को डिफॉर्म करोगे फोर्स इधर को होगा, इधर को डिफॉर्म करोगे फोर्स उधर को होगा। फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डिफॉर्मेशन। क्लियर। नाउ अब ये जो स्प्रिंग फोर्स हुआ प्रोपोर्शनल टू ऑपोजिट टू डिफॉर्मेशन, तो इसका प्रोपोर्शनली कांस्टेंट भी तो कुछ होगा। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की टर्म पे देखेंगे तो जो स्प्रिंग फोर्स हुआ, ये मैग्नीट्यूड देखेंगे तो एफएस का मैग्नीट्यूड और इधर का मैग्नीट्यूड, ये एक नेगेटिव वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होगा, तो एफएस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स इंप्लाइज स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। ये जो के है इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, क्या हम गेस कर सकते हैं उसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, के को इधर रखो बाकी इधर ले आओ, ये न्यूटन, ये हो गया मीटर, तो यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट। कौन डिसाइड करता है कितना होगा स्प्रिंग कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ स्प्रिंग, its material, type of spring and its material। कौन सा मटेरियल का स्प्रिंग बना है, its material। ठीक है, कौन सा मटेरियल का स्प्रिंग बना है, कॉपर का बना है कि एल्युमिनियम का बना है कि स्टील का बना है कि ब्रास का बना है, उसके हिसाब से के का वैल्यू अलग अलग होगा। और भी इंटरेस्टिंग चीज है कि इट डिपेंड्स ऑन natural length of the spring, natural length of the spring। मतलब आप देखोगे कैसे डिपेंड करता है, वो सारा चीज हम लोग प्रूव करेंगे इन कोर्स ऑफ टाइम। अभी हम देखेंगे नेचुरल लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब छोटा सा स्प्रिंग है, जितना स्प्रिंग कांस्टेंट होगा बड़ा हो जाएगा तो देखोगे स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो जाएगा, कितना नेचुरल लेंथ है। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग बहुत डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। ठीक है,
थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहां पर जानकारी लिखें, फॉर ए हार्ड स्प्रिंग K is more, and for a soft spring K is less। मतलब किसी को आप हार्ड स्प्रिंग कब कहोगे? यू टेल योर एक्सपीरियंस। एक स्प्रिंग दिया गया, ये हार्ड है कि सॉफ्ट है, खींचोगे, जोर से खींचने से अगर थोड़ा सा लंबा होता है, जोर से खींचो थोड़ा सा लंबा होता है, तो क्या कहोगे? हार्ड है कि सॉफ्ट है? क्या कहोगे? हार्ड स्प्रिंग। धीरे से भी खींचो, बहुत आसानी से लंबा हो जाता है, तो आप क्या कहोगे? हाँ, सॉफ्ट स्प्रिंग है। सोचो, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो F/x है। जोर से खींचने से मतलब हाई वैल्यू ऑफ F, स्मॉल वैल्यू ऑफ x। बहुत बड़ा फोर्स लगाने से छोटा सा x होता है। न्यूमरेटर इज लार्ज, डिनोमिनेटर इज स्मॉल, क्वांटिटी विल बी लार्ज। बहुत बड़ा सा फोर्स लगाने से छोटा सा एलोंगेशन होता है, मतलब k is very high, so you call it a hard spring। That is what is written here. For a hard spring k is more, for a soft spring k is less। ठीक है, और k को हम कैसे डिफाइन करते हैं? F/x ऐसे करते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट नंबर 4 में हम लोग अभी क्या देख रहे हैं? स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम। जब आप किसी स्प्रिंग को खींचने लगते हो तो एक तो पहले वो एलोंगेट होता है, लेकिन कुछ समय एलोंगेट होने के बाद रुक जाता है। जब वो एलोंगेट हो रहा था वो बात अलग है, जब एलोंगेट हो चुका है और रुक चुका है मतलब अभी वो इक्विलिब्रियम में आ चुका है, उसी केस को हम लोग अभी डील कर रहे हैं। तो अगर हम कहेंगे कि सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक स्प्रिंग है, आप इसको खींचने लगे, जैसे आप यहां से खींचने लगे वो धीरे 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 लंबा होने लगा, लेकिन कुछ समय के बाद आपका खींचने वाले फोर्स को मैं नाम देता हूं FD, मींस डिफॉर्मिंग फोर्स। द फोर्स इज व्हिच इज ट्राइंग टू डिफॉर्म इट, इसका नाम दिया मैं FD। अगर इसका नाम FD हुआ तो सोचो कि यहां पर आने के बाद स्प्रिंग तो यहां तक आ चुका है, अब यहां पर आने के बाद ये पॉड और आगे क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि स्प्रिंग में कुछ एलोंगेशन हो चुका है, जो कि जिसके चलते स्प्रिंग इसको वापस खींचने लगा है with whatever force it is pulling, if that force is equal to FD। और कहां जाएगा? दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। मतलब जब कोई स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में है आप क्या कहोगे? जब भी कोई स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में है आप क्या कहोगे? स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, when a spring is in equilibrium मतलब अभी रेस्ट में, अभी उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो आप क्या कहोगे? तब कहोगे जो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स। FD क्या है? FD इज डिफॉर्मिंग फोर्स, जो फोर्स इसको डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है ये उसके बराबर है बाय मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन देखेंगे तो अपोजिट, क्योंकि ये इधर को ये इधर को। मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखा हूं, अगर मैं वेक्टर मार्क देता तो यहाँ पर एक माइनस साइन लेता। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, क्या आप मुझे छोटा सा केस बता सकते हो कि हियर इज ए स्प्रिंग, अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना कोई जानकारी है नहीं, जबकि इसमें से कोई एक ब्लॉक झूल रहा है। यहां पर अगर आपको पूछा जाएगा फाइंड स्प्रिंग फोर्स, तो आप क्या कहोगे? अभी स्प्रिंग में क्या फोर्स है? क्या कहोगे सॉल्यूशन में? अब देखो तो ये स्प्रिंग रेस्ट में है, आप बोलोगे स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम नहीं है, एलोंगेशन मालूम नहीं है, ना k मालूम है ना x मालूम है, स्प्रिंग फोर्स कैसे बताएंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तो ये रेस्ट में है और ये इसका वेट इसको खींच रहा है, इसके बावजूद ये नीचे नहीं जा पा रहा है, इसके बावजूद नीचे नहीं जा पा रहा है, मतलब स्प्रिंग इज काउंटरबैलेंसिंग द इफेक्ट ऑफ mg। तो आप क्या कहोगे? स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू mg। ये अभी रेस्ट में है का मतलब हुआ स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो हम लोग ये देखे कि जब भी हम कोई स्प्रिंग को डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है,
और रिस्टोरिंग फोर्स हाँ देंगे फोटो पहला दे चुके हैं, दूसरा देंगे। रिस्टोरिंग फोर्स कब कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ओरिजिनल लेंथ को रिस्टोर करने की कोशिश करता है, इसलिए उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और अगर कोई स्प्रिंग को खींच के लंबा करने में बहुत मेहनत हो रहा है, बहुत हार्ड है, तो हम कहेंगे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है। आसानी से हो जाता है तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम है। बस समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। छोटा सा एग्जांपल, जस्ट suppose in following cases K1 is greater than K2, which figure is correct? ध्यान से देखना है। K1 is greater than K2 means K1 is a hard spring, K2 is a soft spring। मैं तीनों फिगर दिखा रहा हूं, कौन सा फिगर सही है? अगर K1 greater than K2 है, क्या दिया है यहाँ पर? एक स्प्रिंग है K1, एक दूसरा स्प्रिंग है K2। हमें इनके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, खाली मालूम है कि K1 इज मोर देन K2 और यहाँ पर ऐसा एक बार झूलना है। ये K1 है, ये K2 है। दूसरा केस लेता हूँ, ये एक स्प्रिंग है जिससे एक बार झूल रहा है, ये दूसरा स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग इतना लंबा हुआ है और झुलाने के कारण बार ऐसे टेढ़ा हो गया। ये है K1, ये है K2। तीसरा केस में दिया है स्प्रिंग को झुलाने की कोशिश, by means of a spring you are trying to suspend the bar and you find that the arrangement acquires a position like this। क्या आप मुझे बता सकते हो कि A, B, C में से कौन सा फिगर करेक्ट होगा? Which figure is correct? Obviously the third case। Why? Because this is a hard spring, तो इसमें elongation कम होगा, इसमें ज्यादा होगा, ये इधर को झूल जाएगा। So you will say yes, Abhishek, correct। So the correct option is C। So I see that you are able to follow hard spring, soft spring का concept आपको समझ में आया। तो अभी तक हम लोग जितने सारे चीज पढ़े उसको लेके एक फाइनल कंक्लूजन मिला कि F spring force is equal to Kx and that is opposite to x। ये ऐसा है। दूसरा था A equilibrium spring force is equal to deforming force, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे माइनस ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। इसी के इर्द गिर्द हम लोग घूम रहे हैं। और इंपोर्टेंट चीज ये था, तो K is a constant for a spring whose unit is न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये हो गया रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट। कुछ बुक्स में इसको स्टिफनेस कांस्टेंट भी कहते हैं। ओके, अब जितना समझ में आया उसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्या दिया है कि एक 2 kg का ब्लॉक सस्पेंड हो रहा है, कहां से झूल रहा है? फ्रॉम ए वर्टिकल स्प्रिंग और एलोंगेट शीट बाय 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, कोई एक स्प्रिंग है, कैसा स्प्रिंग है, क्या स्प्रिंग कांस्टेंट, कोई जानकारी नहीं है। 2 kg का ब्लॉक झुला दिए तो कितना लंबा हो गया? ये 18 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द डिफॉर्मिंग फोर्स एट इक्विलिब्रियम? आपको इसको खींचने वाला फोर्स है 2G और G को 10 लेंगे तो 20 न्यूटन। व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स एट इक्विलिब्रियम? यू सी हियर स्प्रिंग फोर्स इज, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में है, ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। नीचे की तरफ वेट है 20 न्यूटन को, तो ऊपर की तरफ भी वही होगा, तो स्प्रिंग फोर्स इज 20 न्यूटन। और एलोंगेशन ये तो दे चुका है, कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना? तो फिर K कितना सिंपल, K is equal to F by x, 20 by 18। It is not necessary that you have to express it in terms of Newton and meter, you can write it in any unit। 20 by 18 क्या हो गया? 10 by 9। It is 10 by 9 न्यूटन पर सेंटीमीटर, ऐसे भी कह सकते हो। So the spring constant is 10 by 9 न्यूटन पर सेंटीमीटर, 1.1 न्यूटन पर सेंटीमीटर। कुछ लोग मीटर में आंसर दिए थे तो थोड़ा देखना पड़ेगा, देख लेंगे। नंबर 2, इसको बताने वाला हीरो बनेगा। नंबर 2 का सुश्रुत पंडा बोल रहा है, ए तनिषा महापात्र बोल रही है, ए
स्ट्रिंग ए, सब बोल रहे हैं ए में तो अन्ना मिलता है, ए में मिलेगा ए फॉर अन्ना। सोचो सोचो इसमें क्या होगा, पूछा है कौन सा केस में एलोंगेशन ज्यादा होगा। एलोंगेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, एलोंगेशन डिपेंड करता है फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर, है कि नहीं, क्योंकि F = kx, x = k। अब दोनों ही केस में k तो बराबर है, जिस केस में ये ज्यादा होगा उस केस में एलोंगेशन ज्यादा होगा। स्प्रिंग फोर्स कितना है, हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये ब्लॉक रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है भाई, इसको ग्रेविटी खींच रहा है तो रेस्ट में क्यों है, गिरना चाहिए उसको, नहीं स्प्रिंग भी तो वापस खींच रहा है। तो स्प्रिंग कितने जोर से खींच रहा है, mg, इसलिए तो रेस्ट में। दैट मींस इन द फर्स्ट केस स्प्रिंग फोर्स कितना है, mg। सेकंड केस में ये ब्लॉक रेस्ट में है, ये ब्लॉक रेस्ट में मतलब स्प्रिंग खींच रहा है, कितना जोर से खींच रहा है, चाहे इधर से भी देखो इधर से भी देखो, ये mg हुआ तो ये स्प्रिंग फोर्स हुआ। देखो अगर आप किसी एक स्प्रिंग को दोनों तरफ से पकड़ के ऐसे खींचोगे, वो आपकी दोनों हाथ को खींचेगा, है कि नहीं, दोनों हाथ को खींचेगा। एंड व्हाटएवर फोर्स इट इज पुलिंग, दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स। हम पहले भी बता चुके हैं, when you are finding tension in a thread, when the thread is pulled in either direction with equal or opposite forces, the tension is same as the force। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स। आप देखोगे इस केस में भी स्प्रिंग फोर्स तो mg है, स्प्रिंग में कितना फोर्स है, जो फोर्स दिख रहा है कितना है वो mg। दोनों केस में स्प्रिंग फोर्स बराबर है, तो क्या लिखेंगे, एज स्प्रिंग फोर्स इज सेम, स्प्रिंग फोर्स इज सेम इन बोथ केस। तो आप क्या कहोगे, दी elongation will also be same, elongation is also same for both case, दोनों केस में बराबर elongation होगा। क्या सबको समझ में आया ये चीज कि ऊपर से गया, अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर। तो सेकंड बिट और बार बता दीजिए, दिया गया है कि दो स्प्रिंग के बीच में एक ब्लॉक 10 kg का था, 10 kg का ब्लॉक को राइट को डिस्प्लेस कर दिए बाय 3 सेंटीमीटर और छोड़ दिए, 3 सेंटीमीटर तक लेके छोड़ दिए, तो अब वापस आएगा, कितना होगा एक्सीलरेशन। दूसरा केस में द स्प्रिंग इज लोडेड, द ब्लॉक इज लोडेड, सेम ब्लॉक इज लोडेड ऑन द सेम स्प्रिंग इन टू डिफरेंट वे। दोनों केस में जो डिफॉर्म्ड स्प्रिंग है उसका लेंथ दिया हुआ है, पूछा है बताओ नेचुरल लेंथ कितना है, ठीक है। अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करना, देखते हैं हम दोनों कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। तो सॉल्यूशन ऐसा गया, देखो तो क्या दिया, ये ब्लॉक यहां पर था, इसको इधर को हम डिस्प्लेस कर दिए, जब डिस्प्लेस कर दिए कितना डिस्प्लेस किए, 3 सेंटीमीटर, क्या होगा बताओ, ये K1 एलोंगेट हो जाएगा और K2 कंप्रेस हो जाएगा। एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन, एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन, अगर हम ड्रॉ करेंगे फिगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो कैसे दिखेगा, ये स्प्रिंग लंबा हो गया होगा, ये खींच रहा होगा और ये स्प्रिंग दब गया है, जैसे आप ब्लॉक को इधर लिए ये स्प्रिंग दब गया है तो ये पुश कर रहा होगा, ये फोर्स ऐसा है, ये फोर्स ऐसा है, और ये K1 है तो हम इसको कहेंगे K1x, इसको कहेंगे K2x, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स होता है Kx। तो अब हुआ क्या, जब इसको हम x डिस्प्लेस कर दिए हैं तब ये 10 kg के ऊपर दो फोर्स आने लगे हैं, क्या, एक पुश कर रहा है K2x में, एक पुल कर रहा है K1x में। तो एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन नेट फोर्स क्या है, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है भाई, K1x प्लस K2x, x गया कॉमन तो K1 प्लस K2 4 into x, कितना हुआ, K1 दिया है 2, K2 दिया है 6, सो 2 प्लस 6 हो गया 8 न्यूटन पर सेंटीमीटर इंटू x कितना था, x इज 3 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया ये, इट इज 8 into 3 24 न्यूटन, नेट फोर्स इज 24 न्यूटन। तो फिर ये 10
kg का मास था, इट वाज ए मास ऑफ 10 kg, तो क्या एक्सीलरेशन होगा? ये फॉर्मूला तो सबको मालूम है। नेट फोर्स बाई मास 24/10 इज 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ब्लॉक को अगर हम रिप्लेस करते हैं बाय 3 सेंटीमीटर और छोड़ देते हैं तो कितना एक्सीलरेशन में ये वापस आएगा? इट विल कम बैक विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 4। ये 2.4 सबका आया था क्या? हाँ, काफी लोगों का आया था, सुश्रुत पंडा का आया था और कुछ लोगों का नहीं आया था। क्या संजय को समझ में आया? आपका आंसर गलत था। Yes, sir. No. I want to see what is the natural length of this spring. I don't know how much it is. What is the spring constant? वो भी मालूम नहीं है। Let L is natural length. चलो मानते हैं कि नेचुरल लेंथ L है। ठीक है, सोल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया केस 1, ये हो गया केस बी, केस ए। केस ए में ये जो लेंथ आपको दिख रहा है ये नेचुरल लेंथ से ज्यादा है कि कम है? ऑब्वियसली नेचुरल लेंथ से ज्यादा है। कोई ब्लॉक झूलेगा तो स्प्रिंग लंबा हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, कितना ज्यादा है? उसका नेचुरल लेंथ तो था L और कुछ एलोंगेट हो गया है। एलोंगेट कितना हो गया है? ये mg है ना, ये वेट mg है, इसका वेट mg है तो स्प्रिंग फोर्स भी mg है। जब स्प्रिंग फोर्स mg होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट k होता है, एलोंगेशन होता है mg/k। ये कितना है? दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो अभी ये जो 10 सेंटीमीटर दिख रहा है वो क्या है? नेचुरल लेंथ प्लस एलोंगेशन। एलोंगेशन कितना है? फोर्स बाई के, F/k। अच्छा, केस बी में देखेंगे अभी जो इसका लेंथ दिख रहा है ये नेचुरल लेंथ के बराबर है या उससे ज्यादा है या उससे कम है? अरे कोई इसके ऊपर बैठ गया तो ये दब गया है, नेचुरल लेंथ से कम है। कितना कम है? जितना दब गया है। कितना दब गया है? कौन सा फोर्स इसको दबाने की कोशिश कर रहा है? mg है ना। स्प्रिंग फोर्स कितना है? mg। तो कितना दबेगा? mg/k and that is equal to already given in the figure, it is 4 सेंटीमीटर। है कि नहीं? अगर ये बात है, आपको L पूछा गया था, अरे सिंपली ऐड देम। व्हाट यू फाइंड? 2L is equal to 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो कट गए दोनों। L is equal to 7 सेंटीमीटर। कोई तो बना चुका था, मैं देखा हूं। Someone has made yes, है ना। ध्यान से थोड़ा क्वेश्चन को देख लेना है। 3 kg का ब्लॉक, 2 kg का ब्लॉक, दोनों झूल रहे हैं। कोई एक अननोन स्प्रिंग से, स्प्रिंग के कांस्टेंट, नेचुरल लेंथ कुछ मालूम नहीं, खाली इतना मालूम है कि स्प्रिंग। अच्छा, यहां से कैंची मार दी, P पॉइंट से काट दी। अब ये गिरेगा, ये भागेगा। दोनों का इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा है। 2 kg का ब्लॉक रेस्ट में क्यों था? क्योंकि उसका वेट इसको खींच रहा था, ये थ्रेड ऊपर को खींच रहा था। TP was equal to 2g। 3 kg के ब्लॉक के बारे में सोचो, ये 3 kg रेस्ट में क्यों था? नीचे की तरफ इसका वेट था और ये थ्रेड उसको खींच रहा था। कितना फोर्स में? जो 2 kg का वेट है उतनी जोर से, और स्प्रिंग ऊपर खींच रहा था। तो स्प्रिंग फोर्स कितना होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम? व्हाट शुड बी द स्प्रिंग फोर्स कि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा? इट शुड बी इक्वल टू दिस, 2g प्लस 3g। g को अगर 10 लेंगे तो 50 न्यूटन। तो स्प्रिंग फोर्स 50 न्यूटन था, नीचे की तरफ 50 न्यूटन था, सब कुछ शांत था, सब इक्विलिब्रियम में था। कब तक? जब तक आप यहाँ पे कैंची नहीं चलाए। कैंची चला दी, अब 2 kg गिरेगा। अब तो ये फ्री फॉल कर रहा है। एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg, एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg क्या हो जाएगा? सिंपली g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, क्योंकि 3 गिर रहा है। एक्सीलरेशन ऑफ 3 kg। अब हुआ क्या कैंची मारने के बाद? तो क्या कहेंगे? आफ्टर कटिंग थ्रेड टेंशन एट P क्या हो गया? 0।
थ्रेड कट चुका है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब ये टेंशन गायब हो गया। अब नेट फोर्स कैसा है, ऊपर की तरफ 50 न्यूटन, नीचे की तरफ 30 न्यूटन, 50 माइनस 30 है कि नहीं, ये हो गया नेट फोर्स। ऊपर को स्प्रिंग खींच रहा है 50 में, टेंशन तो हटा दिए, ये ब्लॉक ग्रेविटी खींच रहा है 30 में, ये हो गया नेट फोर्स। बाई उसका मास कितना था 3, सो हो गया 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इन अपवर्ड डायरेक्शन, और इसका जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम देखें 2 kg will fall down with g meter per second square, 3 kg will go up with 20/3 meter per second square में आ रहा है। Here is the case, the block is at rest and k are the 3 different springs connected to it. The block was displaced to right by a distance s, and upon release, what will be the initial acceleration of the block? At displaced position, at displaced position. अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या दिखाएंगे, ये x चला गया तो ये भी x लंबा हो गया है, खींच रहा होगा kx में, ये भी x लंबा हो गया है, ये भी खींच रहा होगा kx में, और ये तो दब गया है x ना, तो ये पुश कर रहा होगा kx में। हाँ, तो और क्या बड़ी चीज है, व्हाट इज द नेट फोर्स पुशिंग इट बैक 3kx, व्हाट इज द एक्सीलरेशन, नेट फोर्स बाय मास 3kx बाय m, ओके 3kx बाय m हो गया एक्सीलरेशन। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट चीज देखेंगे रिगार्डिंग, और बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन थोड़ा थ्योरी को भी तो आगे बढ़ाना है। सपोज हमारे पास ऐसा कुछ दिया है कि ये स्प्रिंग है और ये इसके साथ कोई दूसरा एक स्प्रिंग सीरीज में लगा, दोनों अलग अलग स्प्रिंग है, उनका कांस्टेंट्स भी अलग अलग है, और मैं इन दोनों को रिप्लेस करना चाहता हूं बाय ए सिंगल स्प्रिंग। मतलब मैं चाहता हूं कि दोनों को बना दूंगा, दो दो स्प्रिंग कौन लगाएगा, एक तो लगाते हैं, तो हम कहेंगे ये अकेला इन दोनों का इक्विवेलेंट स्प्रिंग है। इसको इसका सही इक्विवेलेंट कब कहेंगे, कब इसको सही इक्विवेलेंट कहेंगे, जब यहां पर फोर्स F लगाने से ये जितना लंबा होता है, यहां पर भी फोर्स F लगाओगे ये उतने ही लंबा होगा, तो हम कहेंगे ये इक्विवेलेंट है। यहाँ पर एक फोर्स लगाओ जितना लंबा हुआ, यहाँ पर एक फोर्स लगाओ उतना ही लंबा हुआ, तो हम कहेंगे हाँ ये अकेला इन दोनों का बराबर है। सिंपल सा लॉजिक, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात है ही नहीं। अच्छा, तो लेट अस ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। पॉइंट नंबर 1, जब हम इसको कोई F फोर्स लगा के खींच रहे हैं और यहां तक ले आए, पकड़ के रखे X0 खींच के, तो बताओ वो हाथ में स्प्रिंग में फोर्स क्या है। मैं जब इसको खींचा मेरे हाथ यहां तक आया और आगे नहीं जा रहा है, क्यों, मैं तो खींच रहा हूं, जाना चाहिए ना, तो क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि स्प्रिंग वापस खींच रहा है, कितने जोर से, उतने ही फोर्स में जो कि मेरे फोर्स को कैंसिल कर रहा है। मतलब जब हम यहां तक खींच लिए, क्या फोर्स मेरे को वापस खींच रहा है, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू F। अच्छा, सोचो ऊपर वाले केस में, ऊपर वाला केस में, ये ऊपर वाले केस में दूसरा वाला स्प्रिंग, अब मैं भी इसको पकड़ के रखा हूं, ये आगे नहीं जा रहा है, तो ये कितना जोर से मेरे को खींच रहा होगा, सेम एज F0। अब हम बताए थे जब भी हम कोई स्प्रिंग को ऐसे खींचते हैं, ये मेरे ये वाला हाथ को इधर खींचता है, ये वाला हाथ को इधर खींचता है। अगर ये स्प्रिंग का ये एंड पे इसको इधर खींच रहा है F0 पे, तो ये एंड पे दूसरे वाले स्प्रिंग को इधर खींच रहा होगा F0 में। सेम टाइम ये स्प्रिंग ये आगे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ये जब खींचेगा F0 में, ये खींच रहा होगा F0 में, और ये इधर खींच रहा होगा F0 में। कहने का मतलब हुआ सारे स्प्रिंग में बराबर स्प्रिंग फोर्स होंगे। समझ में आया? तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि इन सीरीज कनेक्शन
the spring force is same in each spring। हर एक स्प्रिंग में बराबर स्प्रिंग फोर्स होता है ना। तो आप क्या कहोगे, x1 इज इक्वल टू एलोंगेशन इन फर्स्ट स्प्रिंग। पहला स्प्रिंग में एलोंगेशन x1 है तो कैसे निकालोगे, मान लो स्प्रिंग फोर्स है F, तो F by K1। x2 with the same definition in second spring it will be F by K2। और x0 क्या है, elongation in equivalent spring, elongation in equivalent spring, और वो क्या होगा, it is F by K equivalent, क्योंकि कितना है मालूम नहीं है, हम लोग नाम दिए हैं K equivalent। तो जब हम इसको खींचे, ये स्प्रिंग में कुछ एलोंगेशन हुआ, ये स्प्रिंग में भी एलोंगेशन हुआ, ये भी खुल गया, ये भी खुल गया, ये भी खुल गया, कितना कितना खुले ये सब सामने आ गया। x1 इज F by K1, x2 इज F by K2, x0 किस में हुआ, इक्विवेलेंट स्प्रिंग में, दैट इज इक्वल टू F by K इक्विवेलेंट। आगे की चीज देखें तो कहेंगे पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आ रहा है। क्या, व्हाट इज x1 by x2? What is x1 by x2? You see elongation in the first spring by elongation in the second spring। K1 K2 सीरीज में थे, खींचे, इसमें elongation हुआ x1, इसमें elongation हुआ x2। What is x1 by x2? It is, वैल्यू डाले तो x1 is F by K1, x2 is F by K2, F को खा गया, K2 by K1। तो क्या देख रहे हैं, the elongations are in the inverse ratio of their spring constants। डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्वेश्चन आएंगे, two springs with constant 20 Newton per centimeter and 30 Newton per centimeter are connected in series, if the combination is stretched, what will be the ratio of elongations in them? It will be K2 by K1, that is 30 by 20। सीधे सीधे आपको करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे तो सोचो ये इसका इक्विवेलेंट है, मतलब खींचने से ये जितना लंबा होता है ये उतना ही लंबा होता है। अच्छा ठीक है, अगर ये वाला स्प्रिंग खुल गया है 2 सेंटीमीटर, सपोज 2 सेंटीमीटर, ये खुल गया है 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना आगे जाएगा भाई, कितना आगे जाएगा, ये खुल गया 2, ये खुल गया 3, ये आगे जाएगा 5। मतलब आप कह सकते हो कि x0 is again equal to, here x0 is again equal to x1 plus x2, x0 is x1 plus x2, और x0 क्या था, अभी अभी देखे थे, F by K equivalent, x1 क्या था, F by K1, ये F by K2, F दोनों तरफ से गया तो क्या मिला, 1 by K equivalent is equal to 1 by K1 plus 1 by K2। जैसे आपका रेजिस्टेंस में पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर फॉर्मूला। रेजिस्टेंस में पैरेलल में रहने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल देते हैं, 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, एग्जैक्टली दैट वे। यहाँ पर 2 है, 3 4 होता तो और भी जोड़ देते। समझ में आया क्या? So here a number of springs are in series, you can find out the equivalent spring constant using a formula like this। समझ में आया? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या रहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहा क्या कि हर एक स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स बराबर रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या रहा, the elongations in the two springs are in the inverse ratio of their spring constant। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या रहा, the equivalent spring constant can be found using the formula 1 by K equivalent is equal to 1 by K1 plus 1 by K2। समझ में आया? ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं अभी फोटो करके भेज देता हूं क्योंकि इसमें से काफी इंपॉर्टेंट चीजें अभी हमें निकालना। ये तो बेसिक फॉर्मूला है,
अभी हमें काफी चीजें इसमें से निकालना पड़ेगा, क्योंकि छुपा हुआ है इसके अंदर काफी चीज, जिसको हमें खींच के बाहर निकालना है। Let's proceed and see. Bit number 1. For two springs in series, हम तो जानते हैं ये फॉर्मूला। अगर यही फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करेंगे मिलेगा K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 K2 by K1 प्लस K2। ठीक है, तो सर तो ठीक था, इसको आप ऐसे करके और एक नया फॉर्मूला जोड़ के क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं? नहीं, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू टू डेवलप ओरल फॉर्मूलास। ये ओरल फॉर्मूला नहीं है। अगर हम कहेंगे 30 न्यूटन पर मीटर एंड 60 न्यूटन पर मीटर सीरीज में लगे हैं, इक्विवेलेंट कितना होगा? यू नीड रॉक स्पेस, you need time, but here 30 into 60 by 30 plus 60 is 20। okay, equivalent spring constant is 20। you should have some oral formula ताकि हम लोग जल्दी जल्दी कर पाए। नंबर 2, if n number of similar springs are in series, तो k इक्विवेलेंट कितना होगा? अब कहोगे एक दो स्प्रिंग है सारे एक जैसे, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k 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 n टाइम्स क्या हो जाएगा? n/k। दैट विल बी इक्वल टू 1/k इक्विवेलेंट, मतलब k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? k/n। अगर n तो एक जैसा स्प्रिंग को सीरीज में लगा देंगे, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा k/n। बीट नंबर 3, बीट नंबर 3 में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राज बताने वाला हूं। इदम गुह्यतमं तथ्यम संपादित किंचित किंचित। आप लोगों को ये तथ्य अभी मैं धीरे धीरे दे रहा हूं, जो मैं पहले लिखा था और बाद में बोला था कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। क्या? द स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। उस बात पे आ रहा हूं। क्या? थोड़ा ध्यान से देखो। सपोज हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। मैं क्या किया, मैं इसको बीच से काट के दो टुकड़ा कर दिया। फिर बाद में सोचा अरे टुकड़ा करके गलत हो गया, अकेला स्प्रिंग अच्छा था, फिर दोनों को जोड़ दिया। दो टुकड़ा करने के बाद दोनों को जोड़ दिया। अब तोड़ो और जोड़ो तो बात पे क्यों हो गया? तो ये दोनों स्प्रिंग तो वही है, कोई चेंज नहीं है ना, दे आर सेम स्प्रिंग। और मान लो कि ये आधा पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट हुआ k डैश, ये आधा पार्ट का हुआ k डैश। आई मेड इट टू पार्ट्स। अच्छा, ये पूरा का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? k, क्योंकि तोड़े हैं जोड़े हैं, है ना, तोड़ के फिर से तो जोड़ दिए ना, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो आप इस केस में अगर हम निकालना चाहेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट तो क्या कहेंगे बताओ? 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k डैश प्लस 1/k डैश। लेकिन 1/k इक्विवेलेंट मतलब इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? अरे यही तो था, काट के दो टुकड़ा किए थे फिर से जोड़ दिए, मतलब इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट k ओनली। और ये दोनों मिलके कितना हो गया? 2/k डैश, मतलब व्हाट इज k डैश? इट इज कमिंग टू k डैश को इधर ले आओ, k को इधर ले लो। अरे यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आया। पूरा स्प्रिंग का कांस्टेंट अगर k है, आधा का आ रहा है कितना? 2k। अगर मैं इसको 3 टुकड़ा करता हूं, नाउ आई ब्रेक इट इनटू 3 पार्ट्स, करने के बाद फिर से जोड़ देता हूं। सपोज ईच पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट k डबल डैश से, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? k। तो आप कहोगे 1/k इक्विवेलेंट इज 1/k डबल डैश 1/k डबल डैश 1/k डबल डैश। 1/k इक्विवेलेंट का वैल्यू है 1/k, तीनों को जोड़ो तो 3/k डैश। क्या मिला ये कि k डबल डैश इज इक्वल टू 3k। तो क्या देख रहे हैं? आधा k, तो आधा का स्प्रिंग कांस्टेंट हुआ 2k, 1/3 k, 1/3 का स्प्रिंग कांस्टेंट हुआ 3k। क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन ये मिला कि स्प्रिंग कांस्टेंट k इज प्रोपोर्शनल टू 1/l। l जितना छोटा होगा
K उतना ज्यादा होगा। L जितना छोटा होगा K उतना ज्यादा होगा। ये L क्या है, ध्यान रहे, L इज नेचुरल लेंथ। L इज नेचुरल लेंथ। सोचो आपको इतना बड़ा सा एक स्प्रिंग दिया गया, कहा गया खींचो, खींच के लंबा करो, यू विल फाइंड मोर डिफिकल्ट। लेकिन सेम स्प्रिंग को मान लो 10 लगा दिया, अब खींचो, है ना, इट बिकम्स इजी। एक लंबा स्प्रिंग है आपके पास, ओ विंडो डालने वाला स्प्रिंग, लंबा स्प्रिंग है, इसको आप यहां से खींच के दूसरे नेल पे लगा देते हो क्योंकि वो खींचने के लायक है, यू कैन पुल इट। सेम स्प्रिंग का एक छोटा सा टुकड़ा लाओ, खींच के लंबा करने की कोशिश करो, you find it becomes hard, very hard, because smaller is the natural length, more is the spring constant. जितना छोटा हो जाएगा नेचुरल लेंथ उतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। एक लंबा स्प्रिंग को खींचने से आसानी से लंबा कर सकते हैं, छोटा स्प्रिंग को खींच के लंबा करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि स्मॉलर इज द लेंथ, लार्जर इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, व्हिच लेंथ, नेचुरल लेंथ। कभी कभार ऐसे पूछते हैं, कोई स्प्रिंग को खींच के लंबा कर देने से इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा कि घटेगा? कुछ नहीं होगा। खींच के लंबा करने से स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं बदलता है, नेचुरल लेंथ पे डिपेंड करता है। ये नहीं कि स्प्रिंग को खींच के लंबा कर दिए, पता चला लेंथ बढ़ गया, स्प्रिंग कांस्टेंट घट गया, ऐसा नहीं। बट इट इज L एज स्पेसिफाइड, इट इज नेचुरल लेंथ। कोई स्प्रिंग इतना बड़ा सा है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो K। आप इसको खींच के लंबा करो, छोटा करो, जो भी करो, स्प्रिंग कांस्टेंट K ही रहेगा। हाँ, इतना बड़ा स्प्रिंग लेने की जगह अगर इतना बड़ा स्प्रिंग लोगे तो थोड़ा सा छोटा स्प्रिंग कांस्टेंट वाला स्प्रिंग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिला? K is inversely proportional to length, which otherwise says क्या ये कहता है कि K into L is a constant। तो ये जो हम लोग अभी समझे, इससे हम क्या मतलब निकालते हैं? मतलब निकला बीट नंबर 3, ये डिस्कशन था पूरा, यहां से यहां तक डिस्कशन था। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला पॉइंट नंबर 3 का? इफ ए स्प्रिंग इज कट इनटू डिफरेंट लेंथ sections L1, L2, L3 etc. स्प्रिंग को टुकड़े टुकड़े की, एक टुकड़ा का लेंथ L1, दूसरा टुकड़ा का L2, तीसरे टुकड़ा का L3, अलग अलग लेंथ का, एंड their spring constants are K1, K2 etc. तो आप क्या कहोगे? K1 L1 is a constant, that is equal to K2 L2, that is equal to K3 L3. सो कह रहा है कि कोई अगर एक स्प्रिंग को, बड़ा सा स्प्रिंग को आपने टुकड़ा टुकड़ा किए, ये लेंथ हुआ L1, स्प्रिंग कांस्टेंट हुआ K1, है ना, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट हुआ K1, ये लेंथ हुआ L2, स्प्रिंग कांस्टेंट हुआ K2, ये लेंथ हुआ L3, स्प्रिंग कांस्टेंट हुआ K3। तो ये K1 L1, K2 L2, K3 L3 में क्या रिलेशन है? रिलेशन इज दिस, spring constant is inversely proportional to length. Spring constant is inversely proportional to length.